हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलो तो अभी बहुत दिनों से मैं इसी तरीके से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 11th के 12th के। वो क्या है नहीं कि अभी स्कूल में बहुत ज़्यादा जाना हो रहा है, तो वहाँ पे मैं ये इस तरीके से लाइव वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने फीडबैक लेके रखा है दूसरे स्टूडेंट का, समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपना पूरा फोकस यहाँ पे रखिएगा, हमें कुछ और डिफरेंट वे में लर्निंग करने को मिल रही है। देखो यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूँगा तो आपको मेरी ऑडियो सुनाई देगी तो अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इस तरीके का फीचर ऑन किया जिससे आप मेरे फेस के एक्सप्रेशन को भी अच्छे से देख पाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उसे भी अच्छे से समझ पाओ, मेरे लिपसिंग को भी अच्छे से देख पाओ। तो आप सिर्फ लिखावट पे ध्यान मत देना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब इस टाइप के वीडियो होते हैं ना, तो उनकी ऑडियो पे बहुत अच्छा कैचअप होता है, ऑडियो पे बहुत अच्छा कैचअप होता है, बट वो वीडियो देखते वक्त लिखावट में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो टीचर्स एक्सप्लेन करना चाहता है या फिर टीचर जो एक्सप्रेस कर रहा है उसे नहीं देख पाता। तो होप्स हो कि आप इसके ऊपर भी ध्यान दो। ओके चलो, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो अभी तक हमने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के अंदर एक चीज़ देख ली है, रेडिएशन की ड्यूअल नेचर। जैसे रेडिएशन की एक नेचर हमें पता थी, दूसरी नेचर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यहाँ पे देख ली। अब हम इसका कंक्लूज़न करने वाले कि रेडिएशन के अंदर जो लाइट ड्यूअल नेचर परफॉर्म करती है, उसमें से जो एक नेचर पार्टिकल नेचर है, उस पार्टिकल नेचर को हमने जितना भी पढ़ा, उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे मैं कंक्लूड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हमारे आज का पहला टॉपिक, पार्टिकल। देखो यहाँ पे हैंड राइटिंग इस तरीके की थोड़ी ख़राब आएगी। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसे मैं लिखूँगा, जिसे मैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को मैं बताऊँगा फोटोन। अटेंशन पूरा रखना यहाँ पे, अटेंशन पूरा यहाँ पे बनाए रखना। फोटोन। चलो देखो, ये पहले पहले ही मेरे वीडियो है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो क्या हम देखने वाले आज पहले पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसके अंदर हम फोटोन देखने वाले हैं। तो हमने क्या देखा था? रेडिएशन यानी कि लाइट। लाइट जब किसी मटेरियल के ऊपर इम्पेक्ट होती है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मटेरियल के साथ इंटरसेक्ट करते, यानी कि पकड़ के चलो कि वो क्या करते, एक दूसरे के साथ कुछ केमिकल रिएक्शन या फिर कुछ भी फिजिकल रिएक्शन, कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है। तो देखो, उसी के ऊपर पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे फोटोन की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखने वाला हूँ फोटोन की, या फिर फोटोन के बारे में दिखाने के लिए सबसे पहली डिटेल जो मैं बता रहा हूँ वो है इंटरेक्शन। क्या है? इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन में होता क्या है कि जब लाइट मैटर के ऊपर गिरती है, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि लाइट का पार्टिकल नेचर यानी कि फोटोन मैटर के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? लाइट गिर रही है मेटल के ऊपर, यानी कि लाइट के अंदर जो पार्टिकल नेचर में फोटोन है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं मटेरियल के इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जब वो इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो इंटरेक्शन में लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म परफॉर्म करती है और उसे हम फोटोन कहते हैं। तो इंटरेक्शन के दौरान लाइट जो है अगर वो पार्टिकल फॉर्म में परफॉर्म हो रही है तो वो फोटोन है इंटरेक्शन के दौरान। फर्स्ट टॉपिक पता चला। देन द सेकेंड टॉपिक, ये जो लाइट पार्टिकल फॉर्म परफॉर्म कर रही है जिसे हम फोटोन कह रहे हैं, उस फोटोन के अंदर एनर्जी कितनी होगी, उसकी भी इक्वेशन हमने आइंस्टाइन के थ्योरम में देखा। तो देखो यहाँ पे ये हमारे चैप्टर के ड्यूअल नेचर में से रेडिएशन का ड्यूअल नेचर खत्म होने वाला आज का ये टॉपिक। फोटोन के बारे में हमने जो जो भी चीज़ें हमें पता चली उसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, यानी कि अब रेडिएशन का ड्यूअल नेचर खत्म होगा, मैटर का ड्यूअल नेचर हम देखने वाले हैं। चलो, तो सेकेंड टॉपिक वॉज एनर्जी। तो एनर्जी की इक्वेशन क्या थी हमारे पास? लाइट जो फोटोन फॉर्म में गिर रही है, आइंस्टाइन के थ्योरम के अकॉर्डिंग उसकी इक्वेशन थी, एनर्जी की इक्वेशन थी E इज इक्वल टू, थोड़ा सा, E इज इक्वल टू एच म्यू, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच, जस्ट मिनट, एच सी बाई लेमड़ा। समझ में आ रहा है ना? म्यू की जगह पे सी बाई लेमड़ा लिख सकते हो। तो एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास जो लाइट है यानी कि जो फोटोन है उसकी एनर्जी की इक्वेशन है एच म्यू या फिर एच सी बाई लेमड़ा। और उसके मोमेंटम की इक्वेशन,
चलो क्वेश्चन ये होना, चलो पहले मोमेंटम की इक्वेशन लिख लेते हैं, एच म्यू बाई सी और एच बाई लैम्बडा। देखो तो मैंने क्या किया, एनर्जी की इक्वेशन को वेलोसिटी से, उसी की लाइट की वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिल गया मोमेंटम पी। दिखाई दे रहा है ना आपको, मुझे क्या मिल गया, मोमेंटम पी। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, जब एनर्जी को वेलोसिटी से डिवाइड कर दो तो मोमेंटम मिलता है। तो चलो मैं ये एक होमवर्क देता हूँ, अगर मैं जूल यूनिट को, एनर्जी का यूनिट है, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, से डिवाइड करूँगा तो कौन सी यूनिट रह जाएगी, क्या वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड रहती, अगर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड रहती है तो मोमेंटम की बात हो गई। तो आप होमवर्क है ये आपके लिए, होता ही है, बट अभी इसके लिए टाइम नहीं निकालना है, होता ही है। तो याद रखो, मोमेंटम को वेलोसिटी से डिवाइड कर दोगे, उसी की वेलोसिटी से, सॉरी एनर्जी को वेलोसिटी से डिवाइड कर दोगे तो मोमेंटम मिलेगा। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फोटोन की एनर्जी एंड मोमेंटम की इक्वेशन हमने क्यों लिखी यहाँ पे, मेन ये क्वेश्चन होता है। चलो एनर्जी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें आगे आ गई। तो इसमें क्या होता है पता है, जब लाइट मटेरियल के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है तब वो अपनी एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर कर रही होती है। इंटरेक्शन से भी ज़्यादा अच्छा वर्ड है कोलिजन हो रहा होता है। लाइट आ रही है, लाइट के अंदर हम अभी पार्टिकल नेचर देख रहे हैं जिसे हम फोटोन कहते हैं, यानी कि फोटोन अपने पास कुछ ना कुछ एनर्जी एंड कुछ ना कुछ मोमेंटम लेके आ रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेगा तो अपनी एनर्जी एंड मोमेंटम उसे दे देगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ एनर्जी एंड कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेगा। क्लियर हो रहा है। तो इसी वजह से जो फोटोन है, जो हमारा पार्टिकल नेचर है, उसके पास कितनी एनर्जी है और कितना मोमेंटम है वो लिखना जरूरी है, इसीलिए हमने उसकी एनर्जी और मोमेंटम की इक्वेशन लिख दी। तो सिर्फ लिखावट पे मत ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरे एक्सप्रेशन की तरफ मेरे साथ कांटेक्ट में भी रहो, क्योंकि मैंने अभी तक कभी भी आपके साथ इस तरीके से वीडियो क्रिएट करके बात नहीं करी या फिर इस तरीके से पढ़ा ही नहीं है। ओके, तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊं या फिर आप भी मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाओ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो तो इससे यहाँ पे एक टॉपिक दूसरा ख़त्म हो गया है। पहले हमने इंटरसेक्शन वाला टॉपिक ख़त्म किया, अब थर्ड टॉपिक देखते हैं। ये जो हमारा थर्ड टॉपिक है प्रॉपर्टी क्या, वो है, हम पकड़ के चलते हैं कि हमारा जो फोटोन है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि वो ना ही तो पॉजिटिवली चार्ज है ना ही नेगेटिवली चार्ज है। क्या हमने पूरी थियरम में कभी भी इस तरीके से बात करी कि जो लाइट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उस वजह से वो नेगेटिव प्लेट पे ही इंटरेक्ट हो सकती है, पॉजिटिव प्लेट पे नहीं हो सकती। हमने तो कैथोड को पॉजिटिव करके भी देखा था, हमारा जो एमीटर है उसे पॉजिटिव और कलेक्टर है उसे नेगेटिव करके भी देखा था, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला केस। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइट जो है वो कोई ना कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज गेन रखती है, अपने पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रखती है इलेक्ट्रिकली चार्ज, सॉरी लाइट के पास कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती है। समझो इस चीज़ को, अगर उसके पास कुछ चार्ज होता तो वो अट्रैक्ट या फिर रिपल्सन होगा। अगर लाइट के पास कुछ ना कुछ चार्ज है और वो मूव कर रही है तो वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रही होती, जैसे इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। और स्टेटमेंट, जब एक स्ट्रेट लाइन वाले वायर में से जब करंट जा रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जब लाइट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती है, डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है ना आपको। तो याद रखो ये सारी चीज़ें आप अभी नहीं भी लिख रहे हो तो चलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ना अभी मैं जो ये सारी लिखावट कर रहा हूँ ना वो वर्ड फाइल में कर रहा हूँ। तो पूरा वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं अब थंबनेल और हमारा जो हम नेम वाला भेजते हैं ना उसके साथ ये वर्ड फाइल भी भेजूंगा ही। तो जो भी वीडियो अभी तक पहुंच गया, जो लिख रहा है उसे पता होगा, जो डायरेक्टली नोट्स भेज रहा है उसे पता भी नहीं चलेगा कि क्यों नोट्स है, ये वर्ड फाइल क्या आ रही है क्या नहीं, कुछ भी नहीं। चलो तो ये हो गई बात कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज लाइट के अंदर जो फोटोन नेचर है यानी कि पार्टिकल नेचर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। चलो अब उसकी लास्ट प्रॉपर्टी देखने वाले, वो प्रॉपर्टी है कोलिजन वाली। कोलिजन वाली हमने अभी देखा कि लाइट के पास कुछ, लाइट के फोटोन नेचर के पास कुछ ना कुछ एनर्जी एंड कुछ ना कुछ मोमेंटम है, फ्री माइंड से कुछ ना कुछ एनर्जी एंड कुछ ना कुछ मोमेंटम है, वो यहाँ पे मटेरियल के इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है। तो जब मटेरियल के इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है तो वो क्या होने की वजह से मिल रहा है, कोलिजन की वजह से। अब वो अपनी पूरी एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, पूरा मोमेंटम इसे मिल रहा है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दी कोलिजन,
कलर चेंज करना पड़ेगा। नहीं, ये कलर से मैं बाद में न्यू हेडिंग लिखूंगा इसीलिए। ड्यूरिंग द कोलिजन एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ड्यूरिंग द कोलिजन एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स, देखो नंबर ऑफ फोटोन की काउंट कंजर्व नहीं हो सकती है। शायद जितने नंबर ऑफ फोटोन यहाँ पे मिल रहे हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो रहे और दूसरे न्यू क्रिएट हो रहे। तो ड्यूरिंग दी कोलिजन एनर्जी एंड मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जितनी है वहाँ पे उतनी मिलेगी, बट नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो कंजर्वेशन नहीं होगा। याद रखना, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो कुछ नए जनरेट हो गए। इस वजह से ड्यूरिंग दी कोलिजन, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है 1 मार्क का, थियोरटिकल टाइप क्वेश्चन में याद रखना है कि लाइट जब किसी प्लेट के साथ मटेरियल के साथ इंटरेक्शन कर रही है तब उस कोलिजन के दौरान उसकी एनर्जी एंड मोमेंटम का कंजर्वेशन हो रहा है, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स आर नॉट कंजर्व ड्यूरिंग दी कोलिजन। चलो, तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि हमने उसकी 4 प्रॉपर्टी देख ली। कौन सी? जब इंटरेक्शन करता है तो पार्टिकल नेचर फॉर्म करता है। दूसरा, वो पार्टिकल नेचर जो फॉर्म कर रहा है उसकी एनर्जी एंड मोमेंटम कितना होना चाहिए। थर्ड में हमने देखा कि वो जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस वजह से वो इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है। एंड द लास्ट थिंग में हमने देखा कि वो जो पार्टिकल दूसरे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से कोलिजन कर रहा है तब उसकी एनर्जी एंड मोमेंटम का कंजर्वेशन हो रहा है। बट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट या लिख लेना आप लोग, या फिर यहाँ पे क्या नहीं होता इसलिए मैं नोट लिख के रखता हूँ यहाँ पे रेड कलर से। चलो, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है उसके बाद इससे नोट क्रिएट कर रहा है उसे पता चल जाएगा कि मैंने नॉट लिखा है तो उसका मीनिंग क्या है। क्या नहीं हो रहा है कंजर्व नॉट में? नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो जो वीडियो देखेगा उसे ही ये मिलेगा। चलो, तो अब यहाँ पे हमारा हाफ चैप्टर खत्म हो गया। वैसे 90% पोर्शन खत्म हो गया, अब 10% ही बाकी है, एक ही थियरी देखनी है। बट चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग देखे तो हमारा हाफ पोर्शन खत्म हो गया। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन देख लिया, अब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं। चलो, तो न्यू हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ओके, तो मैटर का ड्यूअल नेचर की बात करते हैं। मैटर के पास भी 2 नेचर होने चाहिए, पार्टिकल एंड दूसरा कौन सा है, ये वेव नेचर। तो आज हम मेनली मैटर का वेव नेचर देखने वाले। क्या देखने वाले? मैटर वेव फॉर्म। चलो, हैंड राइटिंग थोड़े बैड होंगे, बट अगर आप पूरा अटेंशन से देख रहे हो तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं समझ में आएगा। ओके, चलो, तो उससे पहले कौन से 2 नेचर पहले बात करते हैं। चलो, हमने लाइट में क्या देखा? लाइट यानी कि रेडिएशन है, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे। लाइट में हमने क्या देखा? उसके पास वेव नेचर भी है एंड उसके पास पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर के लिए हमने क्या क्या देखा? वेव नेचर के अंदर हमने क्या क्या देखा? वेव नेचर के लिए हमने देखा इंटरफेरेंस। चैप्टर याद है ना 10 नंबर? इंटरफेरेंस, कुछ भी अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, एक फिंगर से लिखना है ना, इस वजह से। इंटरफेरेंस, फिर डिफ्रैक्शन, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वो सारी चीज़ें हमने लाइट के वेव नेचर में देखा। फिर लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करें तो अभी हमने जो देखी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लाइट की पार्टिकल नेचर को डिनोट करती है या फिर प्रेजेंट करती है। समझ में आ गया ना? तो उसी तरीके से ये वेव भी 2 नेचर परफॉर्म करनी चाहिए, सॉरी मैटर भी 2 नेचर परफॉर्म करनी चाहिए। जिस तरीके से लाइट 2 नेचर परफॉर्म करती है, वेव एंड पार्टिकल, तो उसी तरीके से मैटर जो है वो भी 2 नेचर परफॉर्म करनी चाहिए। उसलिए ध्यान से सुनना, उसके लिए 19 कौन सा ईयर था, यहाँ पे लिखता हूँ, 1924 में नेम बहुत अच्छा है, फ्रेंच साइंटिस्ट है, एक बार पूरा नेम लिखूंगा, लुइस वेक्टर या विक्टर वेक्टर, लुइस वेक्टर डी ब्रॉगली।
ये हमारे मेन वर्ड है डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली उसका नेम है मेन, लुइस वेक्टर डी ब्रॉगली नाम नेम की एक साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट ने 1924 में एक हाइपोथेसिस रिलीज करी। उस हाइपोथेसिस में उसने क्या लिखा था पता है? मैटर के वेव नेचर के बारे में लिखा था। उसने क्या लिखा था पता है? मैं कोई और पेन, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, चलो ध्यान से देखना। उसने लिखा था कि मूविंग, अरे ब्लैक पेन करी तब भी, जस्ट अ सेकेंड ना, चलो लिखता हूँ। मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर शुड, यहाँ पे एक फिंगर से लिखना कितना हार्ड होता है, शुड के बाद क्या लिखूं, मुझे वो डेफिनेशन बनानी है। मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर शुड बिहेव लाइक, या फिर शुड बिहेव लाइक वेव फॉर्म, चलो शुड बिहेव लिखते, बिहेव, स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो रही है, बिहेव लाइक, अटेंशन पूरा रखना, सब कुछ समझ में आएगा। बिहेव लाइक वेव, या फिर शुड बिहेव लाइक वेव फॉर्म अंडर, ये बहुत काम का वर्ड है एक और, अंडर सूटेबल कंडीशन, ध्यान से सुनना, सूटेबल कंडीशन। चलो लिखावट का काम पूरा। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, बिना लिखे नहीं समझ में आता, इसलिए, वरना अगर मुझे लिखना नहीं होता तो आपको मैं इतना अच्छे से सब कुछ समझाता, मुझे मिल जाता लिखावट तो डायरेक्ट। चलो तो अटेंशन पूरा फिर से, मैंने क्या लिखा? मूविंग पार्टिकल, सबसे पहले जरूरी है मूविंग होना चाहिए, ये तो मूविंग होना ही चाहिए तभी वेव फॉर्म परफॉर्म करेगा ना। देखो हमारा हेडिंग क्या है, फिर से आ जाओ, हमारा हेडिंग है ड्यूअल नेचर में मैटर की ड्यूअल नेचर, उसमें से भी हम मैटर की वेव नेचर देखने वाले। क्यों? मैटर की पार्टिकल नेचर को के एग्जांपल क्या क्या है? मैटर की पार्टिकल नेचर, मैटर के पास मास है, मैटर के पास स्पेस है, मैटर के पास वॉल्यूम यानी स्पेस हो गया, या फिर मैटर एग्जिस्ट करता है, या फिर हमें विजिबल हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैटर के पार्टिकल नेचर की वजह से ही है। समझ में आ रहा है ना? मैटर का पार्टिकल नेचर अगर आपको देखना है तो किसी भी मैटर को पकड़ो, उस मैटर को अगर आप फील कर पाओ या फिर टच कर पाओ तो उसके पास कुछ ना कुछ पार्टिकल होगा, उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, उसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, वो सारी चीज़ें मैटर के पार्टिकल नेचर की वजह से। बस हमें ये देखना है कि अगर मैं मैटर को थ्रो करता हूँ, अगर मैं मैटर को थ्रो करता हूँ तो क्या वो वेव फॉर्म प्रोड्यूस करता है? यानी कि जब मैटर मूविंग कंडीशन में होता है तब क्या वो वेव नेचर प्रोड्यूस करता है? तो उसी के बारे में डेफिनेशन है। समझ में आ रहा है ना अब तो आपको? चलो तो डेफिनेशन ये है कि मूविंग पार्टिकल ऑफ अ मैटर शुड बिहेव लाइक अ वेव फॉर्म, या फिर हम उसे वेव फॉर्म कंसिडर कर सकते अंडर दी सूटेबल कंडीशन। ये हम दोनों चीज़ें देखने वाले हैं कि हमें मैटर के पार्टिकल को मूविंग कैसे करवाना है और उस टाइम पे कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, सूटेबल कंडीशन भी होनी चाहिए। वो कौन सी कंडीशन है जब, या फिर कौन सी कंडीशन में सिर्फ हमें पार्टिकल वेव फॉर्म में दिखता है, और कौन सी कंडीशन में हमें पार्टिकल वेलोसिटी में हो फिर भी, यानी कि मूविंग कंडीशन में हो फिर भी हमें वेव फॉर्म में नहीं दिखता है। वो दोनों कंडीशन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी ये डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब उसके पीछे का रीज़न क्या बताया? बता, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न बताया था। ये जो हमारे दी ब्रॉगली सर है ना, जिन्होंने ये डेफिनेशन दी, ये डेफिनेशन के पीछे उसने रीज़न जो बताया था बहुत ही सूटेबल रीज़न है, या फिर आप लॉजिकली मान सको वैसा रीज़न है। तो यहाँ पे मैं रीज़न करके लिखता हूँ, रीज़न। तो इसके पीछे का रीज़न क्या बताया है? जैसे मान के चलो अभी हमारा जो नेचर है वो साइमेट्रिकल है। देखो तो लिखते जाता हूँ, कोई और कलर, ब्लू कलर, देखते जाओ। नेचर जो है वो साइमेट्रिक है, किसी भी तरफ अपनी नज़र दौड़ाओ, नेचर में जो जो भी दिखता है वो हर जगह सेम होगा। देखो आप एयर को देखो, स्पेस को देखो, ये जो सॉइल है उससे देखो, या फिर वाटर को देखो, वो सारी चीज़ें नेचर है, वो हर जगह साइमेट्रिक होगी।
स्पेस को देखो, हर जगह साइमेट्रिक लगेगा, जिस तरफ भी देखो। बट घर को मत देखना, या फिर किसी बिल्डिंग को मत देखना, या फिर बाइक को मत देखना, वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, क्योंकि वो नेचर नहीं है, वो हमने क्रिएट किया है। तो नेचर हर जगह पे साइमेट्रिक है। तो फिर ध्यान से सुनना, तो फिर नेचर की दो बेसिक प्रॉपर्टी, मैटर एंड एनर्जी या फिर एनर्जी एंड मैटर, देखो आपको पता चलता है ना, नेचर में कहीं पे भी नज़र दौड़ा लो, जो भी कुछ आप देख रहे हो वो सारी चीज़ें मैटर या फिर एनर्जी, या फिर पूरे पूरी एनर्जी के फॉर्म में, या फिर पूरे पूरे मैटर के फॉर्म में, या फिर दोनों फॉर्म में, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली फॉर्म में। तो हर एक चीज़ नेचर की दो मेन बेसिक फॉर्म में, दो बेसिक एंटिटी, कौन सी, इसे एक और कलर से लिखना है, फिर से रेड। एक है मैटर फॉर्म एंड द अदर वन इज एनर्जी फॉर्म, अदर वन इज एनर्जी फॉर्म। और उसमें से हमने उसके एनर्जी फॉर्म का ड्यूअल नेचर देख लिया, रेडिएशन एनर्जी, एनर्जी फॉर्म का ड्यूअल नेचर देखा कि एनर्जी पार्टिकल फॉर्म भी परफॉर्म करती है एंड एनर्जी वेव फॉर्म भी परफॉर्म करती है। वेव के लिए 10th चैप्टर देखा था, एनर्जी के पार्टिकल फॉर्म के लिए 11th का अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, अभी हम मैटर फॉर्म के ऊपर चल रहे हैं। तो अगर नेचर साइमेट्रिक है और नेचर की दो बेसिक प्रॉपर्टी, रीज़न बहुत अच्छा है ना, नेचर साइमेट्रिक है, नेचर की दो बेसिक प्रॉपर्टी एनर्जी एंड मैटर है, तो वो दोनों भी साइमेट्रिक होनी चाहिए ना। अगर नेचर साइमेट्रिक है, नेचर पूरी तरीके से एनर्जी एंड मैटर से बना है, तो वो भी साइमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर वो दोनों साइमेट्रिक है और अगर उसमें से एक प्रॉपर्टी एनर्जी, ये वाली राइट साइड वाली एनर्जी अगर ड्यूअल नेचर परफॉर्म करती है, तो मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना ही चाहिए। कितना अच्छा रीज़न है, समझ में आ गया। तो फिर उसने उसके लिए वेवलेंथ की इक्वेशन दी। अगर नेचर में मैटर के पार्टिकल्स वेव फॉर्म में, तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, तो उसके लिए उन्होंने इक्वेशन दी। वो उन्होंने बताया कि पार्टिकल की वेवलेंथ मान के चलो लैम्बडा, ये जो मैंने लिखा ना लैम्बडा, पहली बार अच्छे से लिखते हैं, चलो कोई और कलर, ब्लैक कलर से। तो ध्यान से देखना, ये जो है लैम्बडा, इसे लैम्बडा लाम्बडा कुछ भी कह सकते हो, आपको पता है ये वेवलेंथ है। तो पार्टिकल जब मूविंग कंडीशन में है तब उसकी वेवलेंथ लैम्बडा और उस पार्टिकल के मोमेंटम पी के बीच का रिलेशन, मूविंग कंडीशन में तो मोमेंटम भी हो गई, तो पी के बीच के रिलेशन को उन्होंने इस तरीके से दिखाया, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। बहुत IMP, बहुत मोस्ट IMP इस वाले चैप्टर के लिए वन ऑफ द मोस्ट IMP इक्वेशन है ये, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो ध्यान से देखो, या फिर इज इक्वल टू एच बाई एम वी, हमें पता है ना मोमेंटम को हम एम वी से भी डिनोट कर सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी से। तो ध्यान से देखो इस वाली इक्वेशन को, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी वाली, ये वाली जो इक्वेशन है ना उसे ध्यान से देखो। तो इस इक्वेशन सॉरी तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसके राइट साइड पे ये जो है लैम्बडा, जो है लैम्बडा कौन से नेचर से मिलता है, वेव नेचर से, क्योंकि लैम्बडा है वेवलेंथ। वेवलेंथ किसकी हो सकती है, वेव की हो सकती है। और राइट साइड पे देखो मोमेंटम पी या फिर मास इनटू वेलोसिटी, किसी को भी देखो, तो ये सारी चीज़ें मास एंड वेलोसिटी वो क्या परफॉर्म करती है, या फिर कौन सा नेचर दिखाती है, पार्टिकल नेचर। तो अगर ये इक्वेशन मैटर के पार्टिकल नेचर की है या फिर मैटर के वेव नेचर की है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि ये इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे मैटर की वेव फॉर्म है और राइट साइड पे मैटर की पार्टिकल फॉर्म है। समझ में आ रहा है ना, लेफ्ट साइड पे लैम्बडा वेव फॉर्म, राइट साइड पे मोमेंटम पार्टिकल फॉर्म। तो इसीलिए दोनों नेचर यानी कि मैटर ड्यूअल नेचर परफॉर्म करता है, ये एक इक्वेशन से भी प्रूव हो सकता है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। अब देखना, हम कंडीशन चेक करते, क्या ये इक्वेशन से अगर मैं मेरे पार्टिकल को मोशन में रख रहा हूँ, तो क्या ये इक्वेशन उसके लिए वेवलेंथ की कुछ ना कुछ फॉर्म जो भी, या फिर जो भी आंसर मिलेगा वो क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पता चल सकता है। आप देखते जाओ, मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा ना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। से क्रिएट करते हैं यहाँ पे बाउंड्री। अब देखना हमें एक एक करके दोनों के लिए एग्जांपल। चलो मान के चलो कि मैं कोई एक पार्टिकल पकड़ता हूँ जिसका मास है 0.12 kg। देखो आपके बुक के ही एग्जांपल में ले रहा हूँ, मैं कोई हार्ड एग्जांपल अभी नहीं ले रहा हूँ। 0.12 kg एंड उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि यहाँ पे ये जो मटेरियल है अभी मूविंग कंडीशन में, डेफिनेशन याद है ना, फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते, कहाँ गई, मूविंग पार्टिकल्स
कंडीशन क्या होनी चाहिए, पार्टिकल मूविंग में होना चाहिए। तो देखो अभी जो मैंने पार्टिकल पकड़ के चला उसके पास मास इतना है 12 kg यार, 12 kg, एंड उसकी वेलोसिटी जो है v वो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो उसके लिए अगर मैं इस वाली इक्वेशन में डेटा रख दूँ, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एच, क्या है एच तो पता है ना, प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। जिसने भी मेरी आगे वाली वीडियो देखी उसे पता होगा एच क्या है, आइंस्टाइन वाली थियरम में मैंने अच्छे से बात करी थी। चलो तो अगर मैं सारे डेटा इस वाली इक्वेशन में रख देता हूँ, ये वाली इक्वेशन में, एम की वैल्यू, वी की वैल्यू, एच की वैल्यू, तो मुझे जो लैम्बडा की वैल्यू मिलती है वो है लैम्बडा इज इक्वल टू 2.76 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। सॉरी, ये जूल इंटू सेकेंड तो सॉरी माई मिस्टेक। इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो आंसर में मिलेगी, मीटर में वेवलेंथ है, लेंथ है। चलो तो ध्यान से देखो, मैंने किसी एक मटेरियल को लिया था 0.12 kg। यहाँ पे बहुत क्लियर आपको पता चलेगा कि कब वो सूटेबल कंडीशन वाली बात, मैं सूटेबल कंडीशन वाली बात पे फिर से आ जाता हूँ एक बार। ये जो हमने सूटेबल कंडीशन देखी थी ना, कि सूटेबल कंडीशन में ही हमारी जो पार्टिकल है वो वेव फॉर्म परफॉर्म करती है, उसकी बात करने वाले। हमारा जो मैटर है ना वो वेव फॉर्म परफॉर्म करता है, उसकी बात करने वाला। चलो तो यहाँ पे देखो, ये जो मैंने मटेरियल लिया था उसकी वेवलेंथ मुझे मिली डी ब्रॉगली इक्वेशन की मदद से 2.76 इंटू 10⁻34 मीटर। अब यहाँ पे देखो, ये जो मेरा मटेरियल है अगर 20 मीटर पे सेकेंड, 20 मीटर, ये जो 0.12 kg बहुत कम वेट है, बट उतना कम वेट होने के बाद भी इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही है, वो वेलोसिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी उसकी वेवलेंथ देखो तो वो मिल रही है मुझे 2.76 के 10⁻34 टाइम्स मीटर। यानी कि अगर मैं इस 2.76 मीटर को 10⁻34 टाइम्स डिवाइड कर दूंगा तब जाके जो एक नंबर मिलेगा उतनी छोटी वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ तो पता चलता है ना, अगर मेरे पास कोई वेव है तो उसकी वेवलेंथ कैसे दिखाऊंगा। मान के चलो ये मेरे पास कोई वेव है तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, स्टार्टिंग जहाँ से मैं कर रहा हूँ एक साइकिल ख़त्म करके फिर से मैं वहाँ पे ही आऊँगा, इतनी लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो ये जो वेवलेंथ इस मटेरियल की मिल रही है वो बहुत 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 कम है। यानी कि हम मैक्रोस्कोपिक वर्ड में, मैक्रोस्कोप यानी कि हमारे विजिबल वर्ड में इतनी छोटी वेवलेंथ को हम देख भी नहीं पाते, ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। तो अगर मैं 0.12 kg के, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड को, अगर मैं 0.12 kg के किसी मटेरियल को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करूंगा या फिर मूव करवाऊंगा तो उसके पास वेव नेचर होगी, बट उसकी वेवलेंथ इतनी कम है। देखो ये वेवलेंथ, अगर मटेरियल वेव फॉर्म में जा रहा है तो इस तरीके से आगे जाएगा, बट उसकी वेवलेंथ इतनी कम है कि वो वेवलेंथ हमें ऑब्जर्व हो ही नहीं पाती। तो फिर वो वेव फॉर्म में जा भी रहा है तो हमें पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया ना आपको। तो ये कंडीशन है कि वो सूटेबल कंडीशन नहीं है। हमें मटेरियल को जितना हो सके उतना छोटा, लाइटर और उसकी वेलोसिटी कम करते जानी होगी, तब जाके हम देख पाएंगे उसका वेव फॉर्म। तो वो भी हम देखने वाले। चलो ये तो पहले समझ में आ गया ना कि लार्ज ऑब्जेक्ट, ये देखो यहाँ से ही पता चलता है ना, जिसका मास बहुत ज़्यादा होगा यानी कि हैवियर ऑब्जेक्ट होगा, या फिर जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो जिसके पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको वो करने में काम आएगा, नोट्स बनाने में। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा यानी कि वो हेवियर होगा, या फिर जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, हेवियर है तो मास ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी ज़्यादा है तो देखो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, और जितना डिनोमिनेटर इंक्रीज होते जाएगा एच अपन एम यू में, जितना डिनोमिनेटर इंक्रीज होता जाएगा उतना ही हमारी लैम्बडा कम होती जाएगी, एंड जितनी लैम्बडा कम होती जाएगी उतना हम कम ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इसी वजह से ये जो वेवलेंथ है वो इतनी छोटी है कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो अब अगर मैं इतने छोटे पार्टिकल को लिया जिसका 0.12 kg ही मास था और जिसकी वेलोसिटी भी इतनी कम थी, फिर भी मैं उसकी वेवलेंथ नहीं देख पाया, तो फिर हमें अब सब एटॉमिक डोमेन में जाना चाहिए। तो देखो अब हम जा रहे हैं सब एटॉमिक डोमेन में। तो वहाँ पे हम पकड़ के चलते कोई एक बहुत कम वेट वाला पार्टिकल, चलो मान के चले इलेक्ट्रॉन। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। इफ़ वी हैड द इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन की
मास एंड चार्ज तो आपको पता है ना, मास 9.11 इंटू 10⁻³ kg एंड चार्ज 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम। तो वो मास और चार्ज आपको पता है। अब मेरे पास पकड़ के चलो, यहाँ पे देखते जाओ, मेरे पास यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ। चलो मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, ये है मेरा एक इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा है, एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। ये इसका मास तो आपको पता चल गया ना, सबसे कम मास अगर किसी पार्टिकल का है तो वो इलेक्ट्रॉन का ही है। हमने 11th में मास की रेंज देखी थी, सबसे कम और सबसे ज़्यादा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा यूनिवर्स जो ऑब्जर्व हो रहा है उसका। चलो, तो ये है इलेक्ट्रॉन जिसका सबसे कम मास है। अब उस मास को हमें तो चाहिए सूटेबल कंडीशन, तो सूटेबल कंडीशन के अंदर हमने ये मान लिया कि चलो इसका मास बहुत कम है, एक कंडीशन सूटेबल है उसके लिए। बट ये मास, अभी जो ये पार्टिकल है वो मूविंग होना चाहिए, अभी तो ये स्टेडी है। अगर मुझे इसे मूव करवाना है किसी भी एक डायरेक्शन में, तो क्या करना होगा? चलो, इलेक्ट्रॉन को मूव कैसे करवाते, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन वाला 3rd सेमेस्टर खत्म हो गया इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। अब सोचो आप, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है तो कैसे करवाऊंगा? आप बोलोगे कि अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स से। वही वही एक मेन बेसिक है ना, कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे आप धक्का मार के तो मूव नहीं करवा सकते। किसी प्लेट के बीच में रख दो, किसी प्लेट के बीच में रख दो, प्लेट को पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ भी, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दो तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली मूव करके एक डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये जो मैंने किया वो क्या किया, मैंने पोटेंशियल क्रिएट किया दोनों के बीच में। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल प्रोवाइड करता हूँ तो वो मोशन में आता है। समझ में आ रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन को जब पोटेंशियल मिलेगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तो वो एनर्जी वो मोशन में आ जाएगा। बट मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा डिनोट नहीं कर रहा हूँ, मोशन को, सॉरी, पोटेंशियल को ही डिनोट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एंड चार्ज को जो मोशन में आ रहा है, ध्यान से सुनो, मैंने प्लेट के बीच में पोटेंशियल प्रोवाइड किया, उस वजह से चार्ज जो है वो मोशन में आ गया। अगर चार्ज मोशन में आ गया तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेमेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज की काइनेमेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल के बीच की रिलेशन की इक्वेशन पता है। काइनेमेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच की इक्वेशन हमें अच्छे से नहीं पता, या फिर अभी बहुत टाइम लग जाएगा उसे डिराइव करने में। तो मुझे के और पोटेंशियल के बीच की एनर्जी की इक्वेशन का रिलेशन पता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो, मैंने पहली कंडीशन प्रूव करी कि मेरा चार्ज मोशन में होना चाहिए। अब वो मोशन में आ गया, तब उसके पास वेवलेंथ कितनी होगी उसकी बात करनी है। तो उसे मैंने मोशन में कैसे लाया? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करके। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने की वजह से वो जो एक्सेलरेशन हुआ, उस वजह से जो उसके अंदर काइनेमेटिक एनर्जी जनरेट हुई, तो उन दोनों के रिलेशन को मैं इस तरीके से लिखूंगा, किसी और पेन से लिखते हैं। काइनेमेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल के बीच की रिलेशन की इक्वेशन नहीं पता आपको? हमने आगे देखी हुई है स्टॉपिंग पोटेंशियल में, के इज इक्वल टू ईवी लिखूंगा, पता चलेगा, के इज इक्वल टू ईवी। देखो, काइनेमेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी से मिलने वाली एनर्जी, पोटेंशियल से उसे जितनी भी एनर्जी मिलेगी वो सारी काइनेमेटिक एनर्जी में, तो के इज इक्वल टू ईवी, जो हमने आगे देखा था उसी तरीके से लिखा है मैंने। नाउ चलो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मुझे लगा मैंने अभी ये जो टॉपिक है ना उसमें थोड़ा सीरियस हो गया था। रिलैक्स हो जाओ, मेरी बात एक चीज़ याद रखना है, फिजिक्स को रिलैक्स होकर ही पढ़ना है। सीरियस हो जाओगे समझ में सब कुछ आएगा बट डर लगेगा, रिलैक्स होकर पढ़ोगे समझ में भी सब कुछ आएगा, डर भी नहीं लगेगा, रिविजन करते जाओगे, याद भी रह जाएगा। समझो इस चीज़ को। तो काइनेमेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी, ये हो गया। इसे मैंने क्यों लिखा पता है? क्योंकि अभी मुझे इलेक्ट्रॉन को जब मैंने मूविंग कंडीशन में लाया तब मुझे उसकी सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक एनर्जी ही पता है, और वो कहाँ से मिली है? पोटेंशियल की वजह से। तो मुझे ये जो भी मैंने प्रोसेस करी उसके अंदर जो भी हुआ उसकी इक्वेशन मुझे पता है। अब मुझे तो जानना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन मोशन में अभी, तो क्या वो वेव फॉर्म में जा रहा है या फिर पार्टिकल फॉर्म में जा रहा है? तो अगर वो वेव फॉर्म में जा रहा होता तो उसकी इक्वेशन में डी ब्रॉगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपन पी लिखता है। बट यहाँ पे मुझे मोमेंटम पी के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है, मुझे तो एनर्जी पता है। तो क्या आपको, ध्यान से सुना मेरा वर्ड, तो क्या आपको काइनेमेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच के रिलेशन की बात पता है, या फिर उन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन है वो पता है? नहीं पता है तो चलो डिराइव करते। के इज इक्वल टू मुझे एक इक्वेशन पता है, 1/2 mv², और एम और वी होगा तो पोटेंशियल मोमेंटम पी मिल जाएगा। तो के इज इक्वल टू अगर 1/2 mv² है, तो अगर मैं एम और वी को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मोमेंटम पी मिलता है, एक वी रह जाता है। इससे बेटर मैं ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा m² v² अपन 2m, ऊपर नीचे मैंने एक एम से मल्टीप्लाई कर दिया।
एंड एम एंड वी इज इक्वल टू तो पी होता है, तो क्या मुझे ये इक्वेशन मिलेगी, के इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपन ट्वाइस एम। यहाँ पे आपने सुना तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या लिखा, पी स्क्वेयर अपन ट्वाइस एम। तो अगर के इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपन ट्वाइस एम तो पी इज इक्वल टू ये 2 एंड एम ऊपर आ जाएगा, तो 2m के अंडर रूट में। तो यहाँ पे अब मैं फाइनल इक्वेशन लिखने वाला हूँ, देखते जाओ। मेरे पास ये इक्वेशन है ना, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपन पी। तो p की जगह पे मैं k में इक्वेशन लिखने वाला हूँ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपन 2m के अंडर रूट के अंदर। क्यों? क्योंकि p स्क्वायर था, तो अगर p की जगह पे लिखना है तो अंडर रूट 2m के। और एक और इक्वेशन में लिख सकता हूँ h अपन अंडर रूट 2m EV। वाई? बिकॉज क्योंकि k इज इक्वल टू तो EV है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। समझ में आ रहा है ना? तो ये है मेरी फाइनल इक्वेशन। अब मुझे इस इक्वेशन से चेक करना है कि क्या इस इक्वेशन में अगर मैं सारे डेटा रख दूं तो क्या मुझे अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर में मिलता है कि नहीं मिलता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो इस वाले इक्वेशन में सारे डेटा इनपुट कर दूंगा। कौन से एच की वैल्यू, मास की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू, पोटेंशियल अभी नहीं पता। तो चलो क्या इक्वेशन डिराइव होती है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1.227 अपन अंडर रूट वी। इस टाइप की इक्वेशन मिलती है, यानी कि एच एम ई टू सब की वैल्यू रख दो तो ये आंसर आएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 1.227 अंडर रूट वी। आप करके देख लेना। अगर मैं नॉर्मल जो पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकता हूँ यानी कि 120 वोल्ट, अगर वो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करूँ, यहाँ पे अगर वी की जगह पे मैं 125 वोल्ट लिखूंगा तो सरप्राइजिंगली मुझे लैम्बडा का आंसर मिलेगा। वो होगा 0.112 नैनोमीटर। क्या मिला आंसर? यहाँ पे भी नैनोमीटर था, हाँ मैंने यूनिट लिखना रह गया था। लैम्बडा इज इक्वल टू 1.1227 अपन अंडर रूट वी नैनोमीटर, वहाँ पे ये जैसे ही वी की कीमत मैं 120 वोल्ट लिखता हूँ तो मुझे लैम्बडा मिल जाता है 0.112 नैनोमीटर। तो चलो यहाँ तक हमने क्या कैलकुलेशन करी, उसके बाद क्या हमारा रिजल्ट आएगा उसकी बात। तो पहले हमने क्या किया था पता है, सबसे पहले हैवियर ऑब्जेक्ट के लिए लैम्बडा फाइंड किया, जिससे हमें क्या पता चला, लैम्बडा बहुत कम था। जिससे हमें क्या पता चला कि अगर लैम्बडा इतना कम है तो फिर अगर लैम्बडा मेरा इतना कम है तो फिर इतने कम लैम्बडा के लिए तो मैं वेवलेंथ को ऑब्जर्व नहीं कर पाऊँगा। फिर हमने क्या किया, हमने उससे भी बहुत सब एटॉमिक नेचर में चले गए। वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए पहले तो इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने की कोशिश करी पोटेंशियल प्रोवाइड करके। जैसे ही वो मोशन में आ गया तो फिर उस इक्वेशन को पहले एनर्जी की इक्वेशन जो हमें है, काइनेमेटिक एनर्जी पता है या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पता है, उसमें डिराइव करने की कोशिश, कन्वर्ट करने की कोशिश करी। तो लैम्बडा इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के या फिर लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपन अंडर रूट 2m EV, ये इक्वेशन मिल गई। उसके अंदर सारे डेटा प्रोवाइड करके फाइनल लैम्बडा की इक्वेशन डिराइव करी। अब हमने बेसिक 120 वोल्ट रख दिया तो लैम्बडा की वैल्यू आई 0.112 नैनोमीटर। तो अब ये जो लैम्बडा है वो लैम्बडा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो लैम्बडा की वैल्यू अभी जो मुझे मिले ना, वो मेरे कोई क्रिस्टल के अंदर, यानी कि कोई भी एक मटेरियल का क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर अगर मेरे पास 2 एटॉमिक प्लेन है, अगर ये मेरी फिंगर एक प्लेन है और ये एक दूसरे एटॉमिक प्लेन है, एटॉमिक का प्लेन है, तो उन दोनों प्लेन के बीच की जो गैप होती है उतनी ही गैप ये मेरी लैम्बडा मिलती है 0.112 नैनोमीटर। यानी कि नैनोमीटर में अगर कुछ मिल रहा है तो वो मेरे क्रिस्टल के गैप जितनी वेवलेंथ मिल रही है। अगर इसके इस फॉर्म में नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पता है ना कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव फॉर्म में जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में जा रहा है और उसकी वेवलेंथ इतनी कम है कि वो गैप में से निकल सकता है, यानी कि गैप में जा सकता है, गैप में जा सकता है। तो अगर वो गैप में चला गया और फिर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखी मैंने, सोचो मान के चलो कि अभी जो मेरा फेस है ना वो कोई ना कोई मटेरियल है, यानी कि कोई ना कोई क्रिस्टल है। अब यहाँ पे ये जो मेरी फिंगर टिप है ना वो कोई ना कोई, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है जिसे मैं चार्ज करके मोशन में ला रहा हूँ। अब अगर जैसे ही मैंने उसे चार्ज करके मोशन में लाया और मैं अपनी प्लेट के ऊपर इसे इम्पैक्ट करूँगा, अगर मैं इसे प्लेट के ऊपर गिराऊंगा और अगर ये प्लेट के अंदर घुस के फिर बाहर जब निकलेगा तो मैं उस डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखूं, ये जो मेरा डिफ्रैक्शन हो के कौन सी डायरेक्शन में कितना मिल रहा है, कौन सी डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, उस वाली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यू यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा हूँ। किसके ऊपर? मेरे चेहरे के ऊपर नहीं, ये एक प्लेट है, क्रिस्टल प्लेट, उसके ऊपर इम्पैक्ट करने के बाद डिफ्रैक्शन पैटर्न दिख रहा हूँ। अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न को देख के मुझे ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन उस गैप में से निकल के यहाँ पे इतना आ रहा है, उस गैप में से निकल के यहाँ पे इतना आ रहा है,
तो वो गैप में से क्यों निकल पाएगा? क्योंकि उसके बीच की गैप जितनी भी है वो ये वेवलेंथ जितनी है। जो मेरी क्रिस्टल की कोई भी दो एटॉमिक प्लेट के बीच की जो गैप होती है वो नैनोमीटर के फॉर्म में होती है। वो नैनोमीटर की फॉर्म की ही मुझे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी मिल रही है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन अभी वेव फॉर्म में नहीं होता तो या तो वो वहाँ पे कोलिजन कर करके वहाँ पे ही रह जाता है, बाहर निकलता ही नहीं, या फिर कोई पैटर्न दिखाता ही नहीं। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब वेव फॉर्म सॉरी जब मोशन में होता है तो वो भी वेव फॉर्म प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि उसके पास भी वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन के पास भी, सब एटॉमिक पार्टिकल के पास भी। तो उसकी वेवलेंथ कितनी मिलेगी? नैनोमीटर के क्रम की मिलेगी। मुझे समझ में आ रहा है ना? तो लैम्बडा इज इक्वल टू 0.112 नैनोमीटर जितनी वेवलेंथ मिली। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर गाइगर मास्टर, हमारा लास्ट जो इसके बाद जो लास्ट वीडियो आने वाला है, ये गाइगर मास्टर्ड उसका नाम है, सॉरी मेरे से कुछ मिस्टेक हो रही है। तो गाइगर मास्टर ने इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन से उसकी डिफरेंट डिफरेंट कैचिंग पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन हमें जो मिल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कैचिंग पोजीशन पे कितने मिल रहे हैं, कितने एंगल पे कितना क्रिएट हो रहा है, वो सारी डिफ्रैक्शन पैटर्न को देख के हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अंदर वेव फॉर्म में जाना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे इतना डिफ्रैक्शन हो रहा है, तभी जाके यहाँ पे इतना डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो वो डिफ्रैक्शन वाला प्रैक्टिकल पूरी तरीके से हमें दिया हुआ है इसका लास्ट टॉपिक में जो हम देखने वाले। तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बस अभी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन यानी कि हमारा जो मैटर का पार्टिकल है वो भी मूविंग कंडीशन में हो। और सूटेबल कंडीशन क्या है? बहुत छोटा होना चाहिए, उसका मास बहुत लाइटर होना चाहिए, तब वो भी पार्टिकल मोशन के दौरान वेव फॉर्म प्रोड्यूस कर सकता है या फिर वेव फॉर्म में जा सकता है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि हमारा मैटर का पार्टिकल भी वेव फॉर्म में जा सकता है, बस वो लाइट होना चाहिए तब हमें वो वेव फॉर्म दिखेगी, यानी कि वो लाइटर मटेरियल होना चाहिए तब हमें वो वेव फॉर्म दिखेगी, वरना वो हमें वेव फॉर्म ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो उस वेव की वेवलेंथ कितनी होगी उसकी इक्वेशन हमें डी ब्रॉगली इक्वेशन से मिली थी। तो जिस तरीके से मैंने आगे वीडियो में जैसे लास्ट में पूरी एक लाइन में इक्वेशन डिराइव करी थी, उसी तरीके से अभी मैं यहाँ पे भी एक और इक्वेशन पूरी लाइन में लिखने वाला हूँ। तो ये अगर ये दो इक्वेशन पूरी लाइन में आपको याद रह जाती है तो ये वाले चैप्टर के हर एक इल्यूस्ट्रेशन, हर एक एग्जाम्पल इतने ईजी है कि आपको आ जाएंगे। ओके चलो, तो वो इक्वेशन मैं अभी यहाँ पे लिखने वाला हूँ, फिर हमारा ये वीडियो ख़त्म होगा। तो चलो, डी ब्रॉगली ओहो ये क्या हो गया? डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपन पी इज इक्वल टू एच अपन एम वी इज इक्वल टू एच अपन अंडर रूट 2m k इज इक्वल टू एच अपन अंडर रूट 2m ev। ये जो हमने लाइन में देखा मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी में लिख सकते हो, या फिर मोमेंटम और काइनेमेटिक एनर्जी की रिलेशन, या फिर काइनेमेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशन की वजह से एक और इक्वेशन। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन की ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपको याद रखनी है, पूरी की पूरी इक्वेशन आपको याद रखनी है। यहाँ पे के और ईवी की रिलेशन का ये फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू ईवी, याद रख लेना पूरी तरीके से। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में बोहर के हाइपोथेसिस में फिर से देखेंगे कि डी ब्रॉगली ने जो भी बताया था वो करेक्ट था। वो वहाँ पे अभी और डिटेल में बात करेंगे कि मैं वहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन के एक सर्कल के लिए, इलेक्ट्रॉन जो अपनी सर्कल में मूव करता रहता है, अपनी जो उसे क्या कहते हैं पेरीफेरी में, जो भी वो पेरीफेरी होती है उसमें जो मूव करता है ना, वहाँ पे वो वेव फॉर्म में मूव कर सकता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की एक पेरीफेरी है उस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, अरे सॉरी यहाँ पे ये देखो हाँ, मुझे कुछ बताना है, अभी से थोड़ा बता रहा हूँ, डिटेल में मैं वहाँ पे देखूँगा बताऊँगा, बट आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है क्या एक्चुअली में। अब ये इलेक्ट्रॉन है इस पेरीफेरी में मूव करने वाला है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन को अगर मैं वेव फॉर्म में मूव करवाऊँ, कौन से फॉर्म में? इस तरीके से वेव फॉर्म में, देखो बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है, इस तरीके से अगर सर्कल में मूव कर रहा है तब भी ये प्रूव होगा कि ये जो लेंथ है, इस तरीके से प्रूव होने, ये जो लेंथ है वो मेरी ये जो सर्कल की लेंथ है उसके साथ मैच करेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तब हम उसे वेव फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है?
न्यूक्लियस या फिर एटम, मुझे पता नहीं अभी। तो वो वाले चैप्टर में हम देख, एटम है शायद। ओके, तो वो वाले चैप्टर में फिर से हम डी ब्रॉगली के बारे में देखने उसमें, या फिर न्यूक्लियस वाले चैप्टर में, किसी एक चैप्टर में फिर से डी ब्रॉगली आने वाला। तो इक्वेशन याद रख लेना, ये लंबी इक्वेशन पूरी एक के साथ। ओके, चलो तो ख़त्म करते हैं लेक्चर, एंड होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें अच्छे से लिख भी पाओगे। और जिसने भी नोट नहीं बनाई है मैं भेजने वाला हूँ, इसके अंदर से देख देख के भी नोट्स भेजना मुझे। और कॉपी मत करो भाई, आपको आपके पैर छूता हूँ, या फिर मैं डांटना शुरू कर दूंगा तो फिर दूसरे टीचर की तरह नहीं होगा, मेरा थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इस तरीके से बोलना, बट अगर आप जिद्दी हो तो फिर मुझे भी आपके साथ उसी तरीके से रिस्पॉन्स करना होगा। अब बहुत हुआ, आपको बता 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 के थक गया हूँ मैं कि मत करो मत करो, आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, वरना फिर अभी देखते जाओ थोड़े दिन में। चलो, तो बहुत हो गया, अच्छी वार्निंग के साथ अच्छी तरीके से ये लेक्चर ख़त्म करते। अब गाइगर मास्टर का वीडियो एक आएगा, या फिर वो अभी नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि वो इंक्लूडेड पोर्शन में नहीं है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, मैं वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, बट अगर मैं नहीं भी कर पाऊँ और मैं लाइव लेक्चर ले लूँ तो हम उसके अंदर इल्यूस्ट्रेशन और एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि वो इंक्लूडेड पोर्शन में नहीं है, बस एक प्रैक्टिकल है। वो आप रीड भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट मुझे पर्सनली फील होता है कि मुझे एक बार आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैं टाइम निकालूंगा कहीं से भी वीडियो क्रिएट करने की। नहीं हो पाता है तो हम लाइव लेक्चर में इल्यूस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं।